शावेज के जाने के बाद हेजल ने अपनी पेशानी पर बंधी पट्टी और अपने होंठों को रगड़ डाला था। यहाँ उसे शावेज का लम्स कांटों जैसे चुभ रहा था। आंखों में इस वक्त बेबसी के आंसू थे कि उसका मुजरिम कितनी आसानी से उसके सामने था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हेजल का शावेज से सामना नहीं हुआ। वो वाकई कहीं चला गया था। शायद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर इब्राहिम ही उसे हॉस्पिटल छोड़ने गया था और उसने लाख कहा कि वो उसे कोई टैक्सी करवा दे, वो चली जाएगी, लेकिन वो नहीं माना था। हॉस्पिटल का बिल भी वो क्लियर करवा चुका था, जिस पर हेजल ये सोचकर चुप कर गई कि वो बाद में जब भी मुमकिन हुआ इनका ये कर्ज लाजमी उतार देगी। फिलहाल तो वो जानती थी कि उसका ये सब कुछ दिन बहुत मुश्किल में गुजरने वाले थे। उसके पास सेविंग कुछ नहीं थी और इस माह के कुछ दिन वो शावेज के ऑफिस में काम करते बर्बाद कर चुकी थी। यहाँ से ना ही अब वो इन दोनों की तनख्वाह लेने का इरादा रखती थी और ना ही दोबारा इस ऑफिस का रुख करने उसने कहा था। न जाने अब नया काम ढूंढने में कितना वक्त लग जाता। हेजल लड़खड़ाती हुई इब्राहिम की गाड़ी तक आई थी और यहाँ तक आते उसने बड़ी मुश्किल से टांग का दर्द बर्दाश्त किया था। इब्राहिम ने तो उसे सहारा देना चाहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। हॉस्टल पहुंचने पर इब्राहिम ने बार बार उसे ताकीद की थी वो किसी भी वक्त उसे कॉल करके बुला सकती है और उसे कुछ दिन ऑफिस आने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हेजल बिना कोई बहस किए इस बात में सर हिला गई थी। हेजल ने आयशा को बता दिया था कि वो कुछ दिन कॉलेज नहीं आ सकती। अगर टांग का मसला ना होता तो कभी भी इस तरह टिक कर ना बैठती। 2-3 दिन वो कहीं भी नहीं गई थी सिवाय अपने बाजू और माथे की पट्टी तब्दील करवाने के। वो भी एक बार आयशा उसके साथ गई और एक बार वो खुद अकेली गई। इन दिनों शावेज की तरफ से तो बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन इब्राहिम अक्सर कॉल करके उसका हाल अहवाल ले लेता था और उसी ने उसे बताया था कि शावेज की मामा की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी हवेली गया हुआ है। चौथे दिन हेजल अपनी रूटीन के मुताबिक तैयार होती सुबह के वक्त ही हॉस्टल से निकल आई थी। कॉलेज तो वो आज भी नहीं जा रही थी क्योंकि उसे अपना पहला जरूरी काम ये लगा था कि वो कोई जॉब ढूंढ ले। उसने सबसे पहले ट्यूशन सेंटर की काम का पता किया था। यहाँ से उसने छोड़ा था, लेकिन वहां अब किसी और टीचर की गुंजाइश नहीं थी। किसी स्कूल वो जा नहीं सकती कि उसे खुद कॉलेज जाना होता था। उसका ये सारा दिन बस ख्वार होते ही गुजरा था, लेकिन हॉस्टल वापसी पर वो रात को होम ट्यूशन के बाद ही आई थी। इसी तरह 2-3 दिन काम तलाश करते बहुत से तल्ख तजुर्बात कर चुकी थी, क्योंकि बहुत सी जगहों पर तो ऐसे लोग थे जिनको बस उसकी खूबसूरती पसंद आई थी, हवस के मारे। इनकी नजरें महसूस करते हेजल खुद ही ऐसी जगहों पे जान छुड़ाती भागी थी। कई और जगह पर उसके माथे पर पट्टी बंधी और लड़खड़ाती टांग मसला बनी थी। वो इन दिनों मुश्किलात में घिरी थी, तो इनसे बचने की जो राह उसे नजर आई थी, वो उस राह पर बिल्कुल भी दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे थे। उसे लगा एक दिन फाको की नौबत ही आ जाएगी। वो जो शावेज के ऑफिस में जॉब मिलने पर बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजा गई थी, वो सब ख्वाब शावेज ही चकनाचूर कर चुका था और अब वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। लेकिन एक दिन बेलाखिर उसकी मेहनत और लंगड़ाती टांग की मशक्कत काम आ ही गई थी कि उसे एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी मिल गई थी। वो इसी पर खुश हो गई थी क्योंकि यहाँ वो आसानी से कॉलेज से आने के बाद काम कर सकती थी। सायरा बेगम का बीपी शूट कर गया था। वो इन्हें दिल का मसला भी था, तो इनकी बिगड़ती तबीयत सबके लिए ही शौक साबित हुई थी। तबरेज ने बाकायदा रोते हुए शावेज को कॉल की, तो वो भी परेशान होता जल्दी से भागा आया था। एक माँ की ही तो हस्ती थी जो वो यहाँ कभी कभार आ जाया करता था। 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद सायरा बेगम घर पर आ गई थी। वो शावेज को अपने पास से कहीं जाने नहीं दे रही थी। उसने आपने अपनी तबीयत इतनी खराब क्यों कर ली मामा? शावेज इनके पास ही बेड पर बैठा इनका हाथ पकड़े बोला था। इस बार सच में इनकी तबीयत की वजह से सब डर गए थे। जब मेरे बच्चे खुश नहीं होंगे और एक माँ का बच्चा दूरी बनाए रखेगा तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ? शाह सायरा बेगम ने आंखों में नमी लिए उसकी गाल पर हाथ रखा था, जो उन्हें इस बार बहुत मुस्तरब, परेशान और बदहाल सा लग रहा था। हम सब खुश हैं मामा, आपका साथ है, हम कैसे ना खुश रह सकते हैं? आप बस ठीक हो जाएं जल्दी से। शाह ने अपने गाल पर रखे उनके हाथ को अकीदत से चूमा था। पहले तो बस संजीदा से रहते थे, लेकिन इस बार तो मुझे तुम किसी गहरे दुख का शिकार लग रहे हो शाह। पहले की निस्बत चेहरे पर डल लग रहा है। कोई मसला है तो अपनी माँ को बताओ। सायरा बेगम जैसे शावेज का चेहरा पड़ रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन नहीं ले। आप कुछ बेहतर हो जाएं तो फिर मेरे साथ चलिएगा कुछ दिन मेरे घर रहने, प्लीज। ऐसा कहाँ मुमकिन है मेरे शहजादे? तुम्हें पता है तुम्हारे दादा का और बाप का, और फिर जितने मर्जी मुलाजिम हो, मुझे घर को देखना पड़ता है। तुम जल्दी जल्दी यहाँ आ जाया करो ना। सायरा बेगम ने हमेशा वाला बहाना बनाया, तो शावेज के माथे पर बल पड़े थे। जी कोशिश करूंगा, शावेज ने संजीदगी से कहा। तुम सेटल हो चुके हो, तुम्हारा बिजनेस चल पड़ा है, तो अब शादी कर लो ना। तुम्हारी को पसंद है तो बताओ, नहीं तो बाबा जान अपने एक दोस्त की
पोती को तुम्हारे लिए पसंद कर चुके हैं। वो भी बहुत प्यारी बच्ची है। इधर शादी करोगे तो अपनी बीवी ही की बदौलत जल्दी चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाया करोगे। सायरा बेगम की पसंद वाली बात पर उसके दिलो दिमाग में हेजल का खूबसूरत सा पैकर उभरा था, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता था कि यहाँ कोई भी हेजल को कबूल नहीं करेगा। इसलिए सर छटक गया। किस सोच में गुम हो गए? वो कुछ नहीं बोला तो सायरा बेगम ने उसका कंधा हिलाया था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर दादा जान की बताई लड़की आपको पसंद है तो मेरी तरफ से हाँ है। शावेज ने पल में फैसला करते सायरा बेगम को खुश कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि वो दूसरी तरफ जल्द अज जल्द हेजल को भी अपनी जिंदगी में शामिल करने का मजबूत इरादा कर चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि वो हेजल से सच में मोहब्बत करने लगा है। अभी उनके दरमियान में और कोई बात होती जब इसी वक्त कमरे में तबरेज दाखिल हुआ था। क्या मामा अपने बड़े बेटे के आते ही अपने छोटे बेटे को आप भूल चुकी हैं? उसे लाड से कहते सायरा बेगम के साथ जगह बना ली थी। मैं किसी को भी नहीं भूली, और सुनो, तुम्हारा भाई शादी के लिए मान गया है, सायरा बेगम ने मुस्कुराते लहजे में कहा तो तबरेज पहले हैरान फिर खुश होते हुए सवाल पर सवाल कर गया। क्या ये तो बड़े मजे की बात है। वैसे लड़की कौन है? भाई ने खुद पसंद की है या आपने? लड़की तुम्हारे दादा और मेरी पसंद है। यकीनन तुम्हें भी पसंद आएगी। यहीं की है वो लड़की। मीरम तुम्हारे दादा के दोस्त की बेटी है। सायरा बेगम तफसील से उसे बता रही थी जब तबरेज की नजर शाहवेज पर टिकी थी, जो उनकी बातों पर कुछ पुरस्रार तरीके से मुस्कुरा रहा था। शाहवेज जैसे ही वापस आया तो उसने इब्राहिम से हेजल की मुकम्मल अपडेट लेनी चाही थी, तो आगे से वो इब्राहिम की दी हुई मालूमात सुनता परेशान हुआ था, क्योंकि उसका कहना था कि उसके जाने के बाद एक दो बार तो हेजल ने उससे बात की थी, लेकिन इसके बाद उसने उसकी कॉल ही नहीं उठाई और ना ही उसने ऑफिस में आने के बारे में उसे ना कुछ बताया था। वो यकीनन कहीं और जॉब तलाश कर रही होगी। तुम्हारे कारनामे के बाद वो यहाँ आना कभी पसंद नहीं करेगी। इब्राहिम ने अपना अंदाजा लगाया था, जिस पर शावेज भी मुत्तफिक था। लेकिन बहरहाल उसे हेजल की परेशानी होने लगी थी, जिस पर हाल में उसे हर छोड़ना कर गया था। वो ऐसे ही काम कर सकती थी। पता नहीं वो ठीक भी हुई थी या नहीं। शावेज ने परेशानी से अपने अंगूठे से माथे पर रब किया था। तुम्हारे पास उसकी दोस्त का नंबर है तो उससे राब्ता करके हेजल के बारे में पूछो, वो कॉलेज आ रही है या नहीं। शावेज के दिमाग में क्लिक हुआ तो वो जल्दी से बोला था। इब्राहिम ने भी उसके कहे पर तेजी से अमल किया था। इनसे पूछो कि हेजल से आखिरी बार कब मिली थी। इब्राहिम को बात करता देखकर शावेज ने आहिस्तगी से कहा था। इब्राहिम ने बात मुकम्मल करते शावेज की तरफ देखा, जो मुंतजर निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। इसकी दोस्त बस हॉस्पिटल के बाद एक बार ही इससे मिलने गई थी और वो अभी कॉलेज नहीं जा रही थी। मुझे तो लगता है वो रेस्ट पर होंगी, चोटें भी तो इतनी आई हैं। इब्राहिम की बात पर शावेज बस सर हिलाकर ही रह गया था, लेकिन हेजल को लेकर दिल में परेशानी हनूज मौजूद थी। हेजल के काम का पहला दिन था, जब वो काम सीखने की कोशिश कर रही थी। उसने आने के बाद से काफी टेबल से ऑर्डर लेते इन्हें सर्व भी किया था। जब कुछ नए कस्टमर्स आने पर वो इनकी तरफ बढ़ी थी। सर अपना ऑर्डर बता दें। वो अपने ध्यान में चलती टेबल तक आई थी। यहाँ पर दो तीन लड़के बैठे हुए थे। वो दिखने में ही आवारा मिजाज लग रहे थे। वो इतनी खूबसूरत लड़कियां अब वेटर बनने लगी हैं। वाह! इनमें से एक लड़का हेजल को ताड़ते हुए बोला। इसके दूसरे दोस्त कहका लगा गए थे। हेजल पहले ही दिन इस सिचुएशन पर घबरा गई थी। इसकी खूबसूरती में तो दाग है यार। लड़के ने हेजल के माथे पर लगी बैंडेज टेप और चेहरे पर एक दो जगह पड़े नील की तरफ इशारा करते जैसे अफसोस किया था। सर, ऑर्डर। हेजल ने अपनी आवाज की लड़खड़ाहट पर काबू पाते कहा था। हाय, जो भी है खूबसूरती तो फिर भी छुपाए नहीं छुप रही, एक और लड़के ने खबासत से कहा, लेकिन साथ ऑर्डर भी कह दिया था, जिस पर हेजल शुक्र करती वहां से जाने लगी थी जब उसकी कलाई पर एक लड़का पकड़ चुका था। तो वो जी जान से लर्जी थी। सुनो, हमारा ऑर्डर तुम ही यहाँ तक लाना, समझी? हेजल का चोट वाला बाजू ही वो लड़का पकड़ चुका था, जिस पर हेजल तकलीफ से कर रह गई थी। बाजू छोड़ो मेरा, हेजल ने गुस्से से कहते साथ अपना बाजू खींचा था। तुम तो भाई बहुत नाजुक हो। वो लड़का अपनी हरकत से बाज ना आया था, तो हेजल भी अपनी बर्दाश्त खोते उसके गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ चुकी थी। उसके थप्पड़ की आवाज पर पहले जो सब अपने आप में मगन थे, अब सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। हर तरफ कुछ पल को खामोशी छा गई थी। तेरी तो इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हाथ उठाओ। मैं ये तुम्हारा हाथ ही तोड़ दूंगा। वो लड़का भेपड़ता गुस्से से धाड़ा था, और फिर जैसे ही हाथ बुलंद किया, हेजल चीखते हुए चेहरा फेर गई थी। और जिस हाथ से तुमने उसकी कलाई पकड़ी है, मैं उस हाथ की अब बचने की गारंटी नहीं देता। अपने गाल पर लड़के के थप्पड़ पड़ने की बजाय जब हेजल के कानों में मानूस सी आवाज पड़ी तो उसने झट आंखें खोलते सामने देखा। यहाँ पर कोई उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि शावेज था, जो कुछ देर पहले इस रेस्टोरेंट में आया था। शावेज ने हेजल की कलाई आजाद करवाते उसे अपने गुस्से से भरी निगाहों से देखते थोड़ा सा पीछे किया था, जिस पर हेजल सहमते हुए दो कदम पीछे हटी थी। उससे नजर हटाते शावेज ने सामने मौजूद लड़के की आंखों में अपनी कहर भरी नजरें डालते
पल में उसका अपने हाथ में पकड़ा हाथ इस कदर जोर से मरोड़ा था कि उसकी चीखें रेस्टोरेंट की दीवारें हिला गई थी। उसके दोस्त उसे बचाने को आगे बढ़े तो शावेज हाथ टूटने वाले लड़के को छोड़ते अपने गुस्से से उन्हें शिकार बना गया था। वो इन पर जी भरकर अपना गुस्सा निकाल रहा था, यहाँ तक कि वहां मौजूद रेस्टोरेंट का ऑनर और कई लोग उसे पीछे कर रहे थे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। जब वहां इब्राहिम आया, जो कि अपनी गाड़ी में कोई जरूरी कॉल सुनने के लिए बाहर ही रुक गया था, अंदर आने पर यह मंजर देखते वो जल्दी से शावेज की तरफ आते, उसे पीछे से अपनी दोनों बाहों में भरते वो जबरदस्ती पीछे खींच गया था। वो चंद ही पल में लड़कों की बहुत बुरी हालत कर चुका था। शाह, होश में आओ, वो मर जाएंगे। इब्राहिम ने उसे फिर से आगे बढ़ते देखकर उसके सामने आते गुस्से से ऊंची आवाज में कहा था। वो अभी तक मामला नहीं समझा था कि आखिर शावेज को हुआ क्या था। जब शावेज उसे धक्का देते आगे बढ़ा तो इब्राहिम ने फिर से उसे रोकने के लिए रुख पलटा तो वहां एक तरफ सहमी लड़की हेजल को देखते वो हैरान रह गया था, और फिर उसकी पहनी इस रेस्टोरेंट के नाम की शर्ट देखते वो जैसे सारा मामला समझा था। वो हेजल को यहाँ इस हाल में देखते बस अफसोस और तासुर से सर हिलाकर रह गया था। हेजल शावेज को अपनी तरफ आता देखकर पीछे हुई, इरादा उसकी पहुंच से दूर जाने का था, लेकिन वो उसकी दाईं कलाई अपनी गिरफ्त में लेता तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा था। सर स, स, स- सर छोड़े मुझे, हेजल ने बमुश्किल कहा। वो शावेज की रफ्तार का साथ नहीं दे पा रही थी। दूसरा, उसकी टांग में शदीद दर्द उठा था। आह, हेजल ने तकलीफ से कराह भरी तो शावेज अब की बार छट रुकते उसे देखने लगा, जो जरा सी झुकी अपनी टांग पकड़े हुए थी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। शावेज ने कुछ पल सोचा और उसे आगे बढ़ते ही वो हेजल को अपने बाजू में उठा चुका था, जिस पर हेजल अपना दर्द भूलती शावेज की इस हरकत पर भौंचका होती उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जो बस सामने नजर टिकाए चलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही शावेज ने उसे अपनी गाड़ी में लाकर बिठाया तो वो होश में आती झटपटाई थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। दरवाजा खोले, मुझे आपके साथ नहीं जाना। शावेज ने गाड़ी स्टार्ट करने पर हेजल और जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रही थी? काम कर रही थी मैं अपना, आपको बीच में दखल देने की क्या जरूरत थी? हेजल ने बाकायदा साबका अंदाज में चिल्लाते हुए कहा तो शावेज ने नागवार नजरों से उसकी तरफ देखा था। मुझे ऐसा लहजा सुनने की आदत नहीं है, समझी? और वहां काम करने का नतीजा तुम देख चुकी हो, तो चुप करके बैठो। शावेज ने रोबदार आवाज में उसे डपटा था। आपके साथ भी काम करने का अंजाम मैं देख चुकी हूँ, और मैं ऐसे ही बोलने की आदी हूँ और ऐसे ही बोलूंगी। आप गाड़ी रोके, हेजल ने हठ धर्मी से कहा। उसकी बात पर शाह एक तरफ गाड़ी रोकता मुकम्मल उसकी तरफ मतवज्जो हुआ था। मैं अपने किए की तुमसे माफी मांग चुका हूँ, तो फिर तुम अपने ऑफिस आने के बजाय यहाँ क्यों आई? शावेज ने उसकी हालत को बगौर जांचा, जो उसे कहीं से भी ठीक नहीं लग रही थी। उसके जख्म शायद अभी भी वैसे के वैसे ही थे। लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया और ना ही दोबारा आपके ऑफिस में आऊंगी। हेजल ने अपने बाजू और टांग के दर्द पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी ज़्यादतीस बीमारी की वजह से और कुछ खुद का ज्यादा ख्याल ना रख पाने की वजह से उसके जख्म ठीक नहीं हो पा रहे थे। हेजल की बात पर शावेज ने फिल वक्त इस बहस को यहीं खत्म करने का सोचा था। तुमने अभी चला भी तुमसे तो जा नहीं रहा, तो क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? शावेज अपना गुस्सा कम करता हेजल का जख्मी बाजू अपने सामने कर गया। यहाँ से उसे लड़के के पकड़ने की वजह से खून निकलने लगा था। बाहर ना निकलती तो क्या करती? वहीं हॉस्टल के कमरे में पड़ी भूखी मर जाती क्या? कोई नहीं है मेरा जो मुझे एक वक्त का खाना भी खिला सके। हेजल ने फिर से चिल्लाते हुए कहना चाहा था, लेकिन आखिर तक उसके हलक में आंसुओं का ऐसा फंदा सा लगा था कि वो खुद पर बेख्तियार खोते अब की बार हिचकियों से रो दी थी। इसकी बात पर शावेज कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। वो बस उसे रोते देखने लगा, जो एक मुश्किल अमर था। दिल तड़पा था अपनी मोहब्बत की इतनी बेबसी और लाचारी पर, और इस पर ढाया अपना जुल्म याद आते उसकी आंखों में लहू उतरा था। वो आंखों में नमी लिए अपने हाथ में मौजूद इसके जख्मी बाजू को होंठों से छूते उसके हाथ को भी अपना लम्स बख्शने लगा, जिससे खुद को सुकून पहुंचा रहा हो। क्यों क्यों छू रहे हैं मुझे? कुछ देर पहले आपके सामने ही तो इसे इस आवारा लड़के ने पकड़ रखा था। आपको तो पहले ही मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं इस कोठे में रहते न जाने कितने मर्दों। हेजल ने उससे अपना बाजू दूर करते कहना चाहा था, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शावेज बर्दाश्त न करते धाड़ा था। शट अप, जस्ट शट अप। खबरदार जो अपने मुंह से ऐसा कोई लफ्ज निकाला तो। इसके चिल्लाने पर हेजल रोना भूलते सहम कर उसकी तरफ देखने लगी थी। क्यों? क्यों? मैं क्यों ना? फिर इस रात आपने खुद कुछ पल बाद जवाब। हेजल इसके इसकी बात का गुस्से का शिकार होती चिल्लाने लगी थी। साथ ही उसने अपने दोनों हाथों से शावेज के बाजू पर मारते अपना गुस्सा निकालना चाहता, जब शावेज ने उसे अपना जख्मी बाजू फिर से जख्मी करते देखकर उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल करते उसे पुरसुकून करने के लिए उसका सर अपने कंधे से लगा लिया था। वहां हेजल भी चटपटाई थी। एक तो उससे कुछ दिन पहले स्टोर रूम वाला वाकया याद आया था, जब शावेज उसका सर पहले ही खुद अपने सीने से लगाते बाद में झटक कर गया था। और दूसरा, वो अब इस पर एतबार नहीं कर पा रही थी कि इसके जरा से शावेज की तरफ मतवज्जो होने पर शावेज को यही लगेगा कि वो ऐसे ही
ہر کسی سے اٹیچ ہونے والی لڑکی ہے، لیکن جب وہ چاہ کر بھی اس کے حصار سے نکل نہیں پائی تو وہ نڈھال ہوتے اس کے بازو پر سر رکھے آنسو بہانے لگی تھی۔ نہیں کریں ایسا۔ جب میں یہاں اپنا سکون تلاش کرنے پر مجبور ہوں گی تو تب آپ مجھے اچھوت سمجھ کر جھٹک دیں گے، یا پھر اس دن جس بات پر میرا امتحان لے رہے تھے میں اس پہ فیل ہونے لگوں گی تو روتے ہوئے آپ کے بازو پر سر رکھے دھیمی آواز میں بولتی جا رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوگا میری جان، وہ سب کچھ بھول جاؤ نا، آئی ایم سوری، سوری فار ایوری تھنگ، آئی ایم سوری۔ شاویز نے اس کے بال سہلاتے پھر سے معافی مانگی تھی۔ مجھے آپ کو بھی معاف نہیں کرنا، یعنی بعد میں معاف کرنے کی چانس ہے، شاویز نے بولتے جب اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر ٹکائے تو ہیزل ہوش میں آتی جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، لیکن وہ زیادہ دور نہیں ہو سکی تھی۔ شاویز نے اس کے آنسوؤں سے دھلا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر رکے شاویز کچھ سکون میں آیا تھا، لیکن ہیزل نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شاویز نے ٹیشو اٹھاتے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کیا تو ہیزل کے دل میں بھی کہیں چھپی اتنے دنوں میں بے چینی کو راحت ملی تھی۔ ہیزل نے شاویز کو بغور اپنا خیال رکھتے دیکھا تھا۔ یہ خوبرو سا شہزادہ وجاہت سے بھرپور اس کے ساتھ جو کر چکا تھا وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل میں کہیں شاید محبت کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھی۔ شاویز کے فون پر ابراہیم کی کال آئی تو وہ فون کان سے لگا گیا۔ کیا کر رہے ہو یار؟ ساری لڑائی گاڑی میں ہی کرنی ہے کیا؟ ابراہیم ان کے پیچھے ہی وہاں سے نکلا تھا اور شاویز کی گاڑی روکنے پر وہ بھی کب سے ان کے پیچھے گاڑی روکے ہوئے تھا۔ ہاں کر لی ساری لڑائی، تم آفس جاؤ، میں تھوڑی دیر تک تم سے ملتا ہوں۔ شاویز نے ہیزل کے گرد سے اپنا بازو پیچھے کرتے ابراہیم کو جواب دیتے کال بند کر دی تھی۔ مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں، ہیزل نے اپنی سیٹ پر ٹھیک سے بیٹھتے کہا۔ ہم پہلے ہاسپٹل جائیں گے، تمہارے زخموں کی ڈریسنگ کے بعد میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں گا۔ شاویز نے گاڑی سٹارٹ کرتے اس کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ ہیزل اس کی بات پر کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ اس نے شاویز کی طرف دیکھتے اسے مرنا کرنا چاہا تھا، لیکن پھر اپنے زخموں میں ہوتی درد پر وہ خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ تبریز جو ہر وقت ملائکہ کے تلخ باتوں کے باوجود اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا، اب یکدم سے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگا تھا، اور یہ بات ملائکہ کو بہت بری طرح سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ تبریز کی توجہ کی عادی رہی تھی، اور جب سے وہ پاکستان آئی تھی تب سے اس نے لاکھ تبریز کا دل دکھایا تھا، لیکن اس کے باوجود تبریز اس سے غافل نہیں ہوا تھا، جسے تبریز کی اس سے بے پناہ محبت ظاہر ہوتی تھی۔ محبت تو ملائکہ بھی اس سے بہت زیادہ کرتی تھی، لیکن وہ ماضی میں ہوتے کچھ واقعات کی وجہ سے اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دفن کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ جب پاکستان سے گئی تھی تو یہ فیصلہ کر کے گئی تھی کہ وہ کبھی دوبارہ پاکستان نہیں آئے گی، لیکن اس کے بابا کا اچانک پاکستان شفٹ ہونے کا فیصلہ اس پر بہت بھاری پڑا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں آ گئی تھی، اور اب اس کے لیے تبریز کو اپنے سامنے دیکھتے اپنی محبت پر قابو پانا مشکل ہونے لگا تھا۔ ملائکہ کو اس کے خول سے باہر نکالنے کے لیے تبریز بھی اب خود کو پتھر دل بنانا اس کے سامنے اپنی نت نئی دوستوں کو لانے لگا تھا، جس پر ملائکہ کی بدلتی رنگت اس کے اندر کا حال تبریز تک پہنچا جاتی تھی، لیکن تبریز کو اس وقت کا انتظار تھا جب ملائکہ اس کے پاس آتے اس بات کا اعتراف کرتی کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اس سے اس کی کسی اور کی طرف متوجہ ہونا پسند نہیں ہے۔ تبریز اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہ رہا تھا۔ شاویز نے اسے بہت کچھ کہا کہ وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن وہ کچھ ملائکہ کی وجہ سے اور کچھ اپنے دادا جان کی وجہ سے انکار کر گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ ملائکہ لوگ ابھی شاویز کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ اپنے بابا کے آنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ملائکہ اپنے کمرے سے نکلتی کچن کی طرف آئی تھی جب اس کے کانوں میں آسیہ کی آواز پڑی تھی، جو بانوں سے باتیں کر رہی تھی، تبریز کی شادی کو کوئی تذکرہ چھیڑے ہوئے تھی۔ ملائکہ کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی اور وہ وہیں رکتی ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ آسیہ کا تعلق شاویز کے گاؤں سے تھا اور اس کی کوئی کزن بھی ان کی حویلی میں کام کرتی تھی، تو اسے وہاں سے ساری خبر ملتی رہتی تھی۔ سنا ہے میں نے بڑے ملک صاحب شاویز صاحب اور تبریز صاحب کی شادی کے لیے آج کل بہت سنجیدہ ہوئے پڑے ہیں۔ شاویز صاحب کے لیے تو کافی عرصے سے لڑکی پسند کی ہوئی ہے، لیکن تبریز صاحب کے لیے دھڑا دھڑ لڑکی تلاش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے دونوں چھوٹے ملک ہیں کہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے، لیکن مجھے پتا ہے بڑے ملک صاحب کے آگے کسی کی بھی نہیں چلے گی، تو بس اب شادی کی تیاریاں شروع کرو، دیکھنا کیسے دھوم دھام سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ آسیہ بانوں سے مزید آگے بھی باتیں کر رہی تھی کہ ملائکہ کے کان تو جیسے تبریز کی شادی کی بات پر ہی اٹکے ہو چکے تھے۔ وہ وہیں گمسم سی کھڑی تھی جب کچن سے آنسوؤں سے تر گلابی گال لیے بخت باہر آئی تھی، اور تب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے حیران ہوئی تھی، لیکن بخت جلدی سے اپنا چہرہ چھپاتی وہاں سے چلی گئی تھی، تو ملائکہ بھی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اپنے غم میں ڈوبی یہ سوچ ہی نہیں سکی کہ آخر بخت کیوں رو رہی تھی۔ اس کے بعد ملائکہ کی جان تو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو پہلے یونیورسٹی میں تبریز کو اور لڑکیوں کے ساتھ دیکھتے پاگل ہو رہی تھی، اور اب یہ بات سنتے اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی جب اسے تبریز کی گاڑی گھر میں داخل ہوتی نظر آئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر مسلسل بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ایک فیصلہ کر گئی تھی، وہ آج یونی نہیں گئی تھی۔ اسے تو پتا تھا کہ تبریز اس کی غیر حاضری کی وجہ جاننے ضرور آئے گا، کیونکہ وہ اس کی کالز بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔
آخرکار تھوڑی دیر بعد وہ ملائکہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتا اندر چلا آیا تھا۔ ملائکہ نے پلٹتے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے بھائی سے کام تھا تو اس وقت وہ گھر پر نہیں ہے، تو سوچا تم سے مل لوں، آج یونی کیوں نہیں آئی؟ تبریز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ چونکا تھا۔ ملائکہ جانتی تھی وہ بہانہ بنا رہا ہے کہ وہ بھائی سے ملنے آیا ہے، ویسے ہی دل نہیں کیا۔ ملائکہ کو اسے دیکھتے ہی پھر سے آسیہ کی باتیں دماغ میں تھوڑے کی ماننے لگنے لگی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم روئی ہو کیا؟ تبریز آگے بڑھتا اس کے مقابل آتا فکر مندی سے بولا تھا۔ اس کی فکر پر ملائکہ کے رکے آنسو پھر سے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ تبریز، ملائکہ نے روتے ہوئے ہچکی بھری تھی۔ ملائکہ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ تبریز اب واقعی میں پریشان ہوا تھا۔ وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جب ملائکہ خود سے اس کے نزدیک ہوتی، اس کی پہنی ہڈی کو سینے سے گریبان کے قریب ہوتے دونوں ہاتھوں سے جکڑتے اس کے قریب تر آئی تھی۔ تبریز، اس نے پھر سے بس اس کا نام ہی پکارا تھا۔ آگے بولو، کیا ہوا ہے میری جان؟ تم اسے شادی کرو گے؟ ملائکہ خود پر نہ ضبط رکھتے ہوئے مشکل بولی تھی۔ تبریز اس کی بات پر شوق پہ آیا تھا۔ بولو نا، کرو گے مجھ سے شادی؟ صرف مجھ سے؟ ملائکہ پر تبریز کے کسی اور کے ہو جانے کا خوف ہی اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر گئی تھی۔ وہ لڑکھڑائی سی تھی۔ ہاں کروں گا نا، صرف تم سے ہی تو کروں گا۔ تبریز نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتے اسے سہارا دیا تھا، لیکن جب وہ اگلے ہی پل ہوش و حواس گواتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی تو تبریز کی جان نکل گئی تھی۔